हाय एवरीवन। मैं हूं किशोर पुरस्वानी स्मार्ट बीआरसी से। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर एक लंबे अंतराल के बाद। जी हाँ, एक तरफ तो सेकेंडरी मार्केट्स लाइफ टाइम हाईस पे ट्रेड कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी का एडवांटेज लेते हुए आईपीओस के बाद आईपीओस आ रहे हैं प्राइमरी मार्केट में। तो आज हम चर्चा करेंगे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की, जिसका कि आईपीओ खुलने जा रहा है 2 नवंबर को। तो ये कंपनी करती क्या है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है। कंपनी ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में, तब इसका नाम था एम्बियंस फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड और 2021 में इसका नाम चेंज होकर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड हुआ। मिस्टर दिवेश सचदेव, क्रिएशन इन्वेस्टमेंट्स फ्यूजन, क्रिएशन इन्वेस्टमेंट्स फ्यूजन 2 और हनी रोज इन्वेस्टमेंट्स इनके प्रमोटर्स हैं। कंपनी का इश्यू 2 नवंबर को खुलेगा, 4 नवंबर को बंद होगा, 15 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज है। 350 से 3768 तक इसका प्राइस बैंडविड्थ है इशू का। इशू साइज 1104 करोड़ के आसपास है। 600 करोड़ की फ्रेश इशू है और 504 करोड़ का ओएफएस है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 40 शेयर की है, जिसमें एक रिटेल इन्वेस्टर 14,720 रुपए लगाकर इन्वेस्ट कर सकता है। लिस्टिंग इसकी बीएसई एनएसई दोनों पे होगी। इनके सर्विस की अगर हम बात करें तो दे आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, रूरल सेक्टर में जो विमेन हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो कि इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड सेक्शंस को बिलोंग करती हैं, उनको ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे लोन्स छोटे छोटे कामों के लिए। और कंपनी न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट करती है इस सोसाइटी के लिए, बल्कि उनको ट्रेनिंग भी देती है, फाइनेंशियल लिटरेसी देती है, सिखाती है फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना। तो ये कंपनी इस संबंध में एक अच्छा काम कर रही है। और ये कस्टमर्स तक पहुंचते कैसे हैं? इनके बेसिकली 966 ब्रांचेस हैं, 377 डिस्ट्रिक्ट्स में, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। 9262 इनके एम्प्लॉयज हैं, अगर हम जून 30 2022 का डेटा लेते हैं तो। और एक सिग्निफिकेंट फुटप्रिंट है अक्रॉस द इंडिया। इनका जो एक्टिव बॉरोवर बेस है 2.9 मिलियन, यानी कि 29 लाख इनके बॉरोवर हैं, तो एक काफी अच्छा बेस है। और कंपनी बेसिकली एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। एक 6-7 लोगों का, 5 लोगों का, 7 लोगों का ग्रुप बना देती है, जिसके कि मेंबर्स एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी देते हैं। तो एक इनोवेटिव मॉडल है इनका। अब इनके अगर एसेट्स की बात की जाए तो 4,240 करोड़ से, जो कि मार्च 20 में, ये बढ़कर 7,290 करोड़ हुए मार्च 22 में। पहले बढ़े 38%, फिर 25%। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है एसेट्स ग्रोथ में। अब इनके अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो रेवेन्यू 730 करोड़ से बढ़कर 1201 करोड़ हुआ है 21-22 में। पहले ये 20% बढ़ा 2021 में, फिर 38% की ग्रोथ हुई। लेकिन इनके मार्जिन्स प्रेशर में रहे हैं। मार्जिन्स 10% से घटकर 5% हुए, फिर 2% रह गए। और इसीलिए प्रॉफिट इनका 70 करोड़ से घटकर पहले 44 करोड़ हुआ, फिर 22 करोड़ रह गया है। तो मार्जिन्स पे इनका प्रेशर रहा है काफी। अब अगर हम इनके सिर्फ क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखेगी हमको। जो 265 करोड़ का रेवेन्यू था Q1 22, यानी कि जून 22 में, वो अगर जून 21 में, अगर जून 23 की बात करें तो 360 करोड़ का टर्नओवर हो गया। और प्रॉफिट जो पहले 4 करोड़ था वो बढ़कर 75 करोड़, यानी कि 19 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ा है 21% के मार्जिन के साथ। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि 75 करोड़ का जो प्रॉफिट इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में किया है इस साल के, इतना प्रॉफिट किसी भी पूरे साल में पिछले 3 सालों का अगर डेटा देख लें तो नहीं किया है। तो दिस डेटा इज टू बी डेफिनेटली टेकन विद पिंच ऑफ सॉल्ट, और हमें इसको ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लेना होगा। अगर हम इनके ईपीएस की बात करें तो मार्च 20 में जो ईपीएस इनका 10.32 था, 5.349 हुआ 21 में, और मार्च 22 में 2.64 रह गया। प्री इशू जो एनएवी था 171.1, वो पोस्ट इशू 201.81 हो जाएगा। कंपनी हालांकि तीनों साल प्रॉफिट में रही है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। अब इनके पेयर कंपैरिजन की बात की जाए तो जो इनका पी, अगर हम देखें तो काफी अट्रैक्टिव लगेगा पेयर्स के मुकाबले में। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का 26 पे है। स्पंदना फूर्ति और सूर्योदय का तो कोई, चूंकि नेगेटिव में है ईपीएस, तो पीई की बात ही नहीं आती। बंधन बैंक 66.8 का पीई है। उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 226 का है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 16.75 का। तो अगर हम इनके क्वार्टरली ईपीएस को एनालाइज कर देते हैं तो इनका पीई सिर्फ 12.33 आएगा। लेकिन हमें ने जैसे कि चर्चा की थी कि हमें पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस की भी ध्यान रखना है, और किस तरह से इनके मार्जिन प्रेशर में रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है डिसीजन लेने से पहले।
तो इनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात की जाए तो यंगेस्ट कंपनी है अमंग द टॉप 10 एनबीएफसीज अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए 30 जून 22 के डेटा की। वेल डाइवर्सिफाइड और एक्सटेंसिव पैन इंडिया प्रेजेंस है कंपनी की। फोर्थ लोएस्ट ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है पर डिस्ट्रिक्ट। सेकंड लोएस्ट ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है पर कस्टमर। ये क्रिसिल के डेटा के हिसाब से है। लार्ज और डाइवर्सिफाइड मिक्स है इनका लेंडर्स का, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे ये लोन लेते हैं और आगे ये अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं। वीकनेसेस की बात की जाए तो ये बिजनेस जैसा कि हम समझते हैं एक इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए बहुत वल्नरेबल है। जैसे इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट होंगे तो इनके बिजनेस मार्जिन भी ऊपर नीचे होंगे। और चूंकि इनके नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, प्रेजेंस है काफ़ी ब्रांचेस में, जो कि ऐसे ऑपरेशन से जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं वो भी इनके लिए बिजनेस के लिए वैलिड रहेंगे और रिस्क रहेंगे। लार्ज पोर्शन ऑफ कलेक्शन और डिस्बर्समेंट ये कैश में होता है, तो जो कैश हैंडलिंग की जो ऑपरेशनल रिस्क है वो भी इसके लिए काफ़ी मायने रखती है। जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, जो कि जिस तरह के ये सेगमेंट को सर्व करती है, उनके अपने यूनिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, यूनिक रिस्क रहते हैं, तो वो इस कंपनी के लिए भी दे होल्ड गुड। प्री इशू शेयर होल्डिंग 85.57% थी, जो कि कम होकर 58.1% रह जाएगी। अगर एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें प्रमोटर्स की तो 16 से लेकर 220 रुपीज तक की एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। इनका जो ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली दी ऑब्जेक्ट इज टू ऑगमेंट द कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा जो है फिर 35% है। अब एक रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या है, तो आइए हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। यंगेस्ट कंपनी है, टॉप एनबीएफसी एमएफआई इसमें। टॉप लाइन की कंटिन्यूस ग्रो हुई है, बॉटम लाइन इंपैक्ट हुई थी जैसा कि हमने देखा 21 में, फिर 22 में बिकॉज ऑफ हायर प्रोविजन, बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर इश्यूज और ब्रांच एक्सपेंशन एक्सपेंसेस थे। टेक्नोलॉजी पे ये काफ़ी महत्व देते हैं और उसमें काफ़ी ये काम भी कर रहे हैं। काफ़ी प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि ये कंपनी अंडर प्रेशर रही है मार्जिन्स में 21 में भी 22 में। तो बेहतर होगा एक इन्वेस्टर इस आईपीओ से दूर रहे। और बहुत अच्छे आईपीओ आ रहे हैं। एक आईपीओ जिसकी हमने चर्चा नहीं की, डीसीएक्स सिस्टम्स की, उसका वीडियो नहीं बनाया, लेकिन बाकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। तो उस इशू में डेफिनेटली एक इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है। हमारी सलाह इस आईपीओ से दूर रहने की होगी, लेकिन एक इन्वेस्टर अपने एनालिसिस के बेसिस पे या जो हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।